नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। कर्नाटक धर्मस्थल केस, जिसने भी इस केस को सुना वो अंदर तक हिल गया, परेशान हो गया, उसकी आत्मा कराहने लगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूं कि जिस व्यक्ति ने इस केस में शिकायत दर्ज कराई है, उसने अपनी एफआईआर में क्या क्या कहा है, क्या क्या आरोप लगाए हैं। उन आरोपों को आप सुनेंगे तो दहल जाएंगे। शिकायतकर्ता ने बताया है कि उसने 1995 से 2014 के बीच नेत्रावती नदी के किनारे नियमित रूप से सफाई का काम किया। कुछ समय के बाद उसके काम का स्वरूप बदल गया और उसमें गंभीर अपराधों के साक्ष्य छिपाने की जिम्मेदारी शामिल हो गई। उसने बताया कि उसने कई महिला शव देखे जो बिना कपड़ों के थे और जिन पर यौन हिंसा और मारपीट के स्पष्ट निशान थे। एफआईआर में कहा गया है कि 2010 की एक घटना आज भी मुझे अंदर तक झकझोर देती है, जब गार्ड मुझे कलेरी में एक पेट्रोल पंप से लगभग 500 मीटर दूर एक जगह पर लेकर गए। वहां पर मैंने एक किशोरी का शव देखा जिसकी उम्र लगभग 12 से 15 साल के बीच रही होगी। उसके शरीर पर नाम मात्र कपड़े थे, साथ ही यौन हिंसा के स्पष्ट निशान थे। उसकी गर्दन पर गला घोंटने के निशान थे। मुझे कहा गया कि मैं गड्ढा खोदकर उसे और उसके स्कूल बैग को वहां पर दफना दूं। वो दृश्य आज भी मेरी आंखों में ताजा है, ये कहना है शिकायतकर्ता का। एफआईआर में यह भी कहा गया कि एक और घटना है जो मैं भूल नहीं सकता, जिसमें एक महिला जो 20 साल की थी, जिसका चेहरा तेजाब से जलाया गया था। एफआईआर के हिसाब से पुरुषों को मारने का तरीका बहुत ही क्रूर था। उन्हें कमरे में कुर्सियों से बांधकर उनके मुंह पर तौलिए लगाकर दम घोट दिया जाता था। ये घटनाएं शिकायतकर्ता के अनुसार उसके सामने घटी थी, उसके सामने ये सब कुछ हुआ था। उसने कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने धर्मस्थल क्षेत्र में कई जगहों पर शव दफनाए हैं। कभी कभी मुझे निर्देश दिया जाता था कि शवों पर डीजल डाल दूं और फिर आदेश आता था कि सबूत न बचे, इसलिए शवों को जला दिया जाए। सैकड़ों शव इसी तरीके से नष्ट किए गए। शिकायतकर्ता ने कहा कि वो इस मानसिक दबाव को और नहीं झेल सका और अपने परिवार के साथ वो राज्य से बाहर चला गया। शिकायतकर्ता ने अपनी एफआईआर में यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम मैं बता रहा हूं वो धर्मस्थल, मंदिर प्रशासन और अन्य स्टाफ से जुड़े हुए हैं। मैं अभी उनके नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत प्रभावशाली लोग हैं और विरोध करने वालों को खत्म कर सकते हैं। जैसे ही मुझे और मेरे परिवार को कानून के तहत सुरक्षा मिलेगी, मैं सभी नाम और उनकी भूमिका सार्वजनिक तरीके से सामने लाने के लिए तैयार हूं। ये सब बातें एफआईआर में शिकायतकर्ता की तरफ से कही गई हैं। खैर, अब इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस बारे में भी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी अगले वीडियो में कि किस तरीके से एसआईटी का गठन हुआ है, क्या क्या एक्शन अभी तक इस पूरे मामले में लिया गया है। ये सब कुछ आपको मैं अगले वीडियो में बताने जा रही हूँ।